हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी में रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज़ में वॉन थुनन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन की पैटर्न क्या रहेगा हमारा करने का। हम पहले देखेंगे पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, उसके बाद में हम थ्योरी को एक बार समझेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली आई एम नॉट गोइंग टू शो एंड राइट द आंसर, क्योंकि I'm taking this as a revision class also, so that you can understand very quickly, you can revise also कि क्या दिया गया था क्वेश्चन में और क्या कंटेंट हमें ऑलरेडी आता है। इफ़ देर इज़ समथिंग मिसिंग यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट। अच्छा, और बाकी इसमें मैं आपको कोई नोट्स या कोई स्लाइड्स बहुत ज़्यादा दे नहीं रही हूँ, ओनली डायग्राम्स एंड मैप्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर एम पुटिंग अप, क्योंकि बाकी सब कंटेंट आपके पास होगा या आपको सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल में अवेलेबल हो जाएगा। सो कंटेंट आई एम नॉट गिविंग हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो ओनली वन रिक्वेस्ट विद यू दैट प्लीज़ कीप पेन एंड पेपर विद यू। सो व्हेन आई राइट कीप राइटिंग इट विद मी। जब मैं बात करूँ तो जब मैं समझाऊँ तो आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस चीज़ को समझिए, एंड देन आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ द क्लास यू वुड बी लाइक अरे ये तो इतना ईजी था, समझ में आ गया है। सो जस्ट स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। वॉन थ्योरी थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन वुड बी द मोस्ट ईजिएस्ट थ्योरी फॉर यू, राइट? ऑल राइट, ओके। सो वी हैव द ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स एट दी ओनली आईएएस ऑल्सो। हमने 2023 का एंड 2024 का बैच स्टार्ट कर दिया है। यू कैन लिंक इन दी नहीं आप क्लिक कर सकते हो उस लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई फाइंड इट ऑलवेज कन्फ्यूजिंग, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स पे जा सकते हो। हियर यू कैन सी देयर आर सम सैम्पल लेक्चर्स ऑल्सो, एंड every single topic, every single word which is mentioned in the syllabus is important when it comes to the UPSC। और बहुत बार ये होता है कि आप मिस कर देते हो कुछ टॉपिक्स और उसी में से आ जाता है। जैसे जो अप्लाइड के पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, आजकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं। तो कोर्स भी इसी तरीके से क्रिएट करा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके से क्रिएट करा गया है कि आपको पीवाईक्यूज़ के साथ में प्लस एवरी सिंगल टॉपिक विच इज़ मेंशन्ड, एवरी सिंगल वर्ड विच इज़ रिटन इनटू द ऑप्शनल सिलेबस, वो सब यहाँ पे बनाया गया है विद नोट्स में भी PDF में दिए जाते हैं। कोर्स की लैंग्वेज हिंदी में है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए कंटेंट इसका इंग्लिश में है। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है लेकिन आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश के नोट से हाल फिलहाल के लिए काम चला सकते हो, क्योंकि इसमें डायग्राम्स, मैप्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन प्लेंटी अमाउंट, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दैट। एनीहो, सो आप देख लेना इसको। अभी आते हैं हम पहले कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं रखे, मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस रखे हैं जो बाकी इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिस्कस वॉन थुनन। अच्छा, पहले 2 चीज़ें सुनो कि वॉन थुनन का जो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है ये नॉर्मेटिव में आता है, नॉर्मेटिव थ्योरी है। दिया गया था ये 1826 के अंदर, बहुत पहले दे दिया गया था 1826 के अंदर, और इसमें बात करी गई थी लैंड यूज़ पैटर्न की। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या होता है? जैसे आपका इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ पैटर्न है कि इस जगह पे, इस लैंड पे किस पर्पज़ के लिए, किस यूज़ के लिए इसको काम लिया जा रहा है। तो ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए काम हो रही है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड यूज़ पैटर्न हो गया। ये रेजिडेंशियल के लिए काम आ रही है, अर्बनाइजेशन के लिए काम आ रही है, तो ये अर्बनाइजेशन लैंड यूज़ हो गया है। ठीक है, तो ये इस बारे में पूरा थ्योरी है। ओके, तो हाँ, क्वेश्चंस देखते हैं। तो डिस्कस वॉन थुनन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज़ एंड एग्जामिन इफ़ द मॉडल इज़ एप्लीकेबल टू इंडिया। ओके फाइन, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो इन्होंने मॉडल क्या दिया था वो उसके बारे में हमें बात करनी है, और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन इंडिया में है या नहीं है उसके बारे में बात करनी है। ओके, इट्स सिंपल वन। डिस्कस द व्यूज़ ऑफ वॉन थुनन ऑन एग्रीकल्चर लोकेशन। फाइन, दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल उसके व्यूज़ क्या थे, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में बात करी थी वो बात करनी है। राइट शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन वॉन थ्यूनन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट। अभी इकोनॉमिक रेंट के कॉन्सेप्ट से वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी स्टार्ट होता है, और इसी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर द वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि थ्योरीज के अंदर जो छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं ना, आपको उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप उसमें से 5 या 7 नंबर का कुछ लिख के आ सकें। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ वॉन थ्यूनन्स एग्रीकल्चर मॉडल इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। आज के टाइम पे उसकी क्या एप्लीकेशन है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बाद में पूछा गया है। राइट ए नोट ऑन द रेलेवेंस ऑफ वॉन थुनन्स एग्रीकल्चर थ्योरी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट।
तो आप देख रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो उसी की क्वेश्चन को घुमा फिरा के, मतलब कान दाएं से ना पकड़ के बाएं से पकड़ के उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे उस टॉपिक पे पूछा जाता है। इसीलिए दिस इज़ ऑलवेज एडवाइस्ड कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट लो। अगर कोई टॉपिक आपको टफ भी लगता है ना, तो भी उस टॉपिक में से आए हुए सिर्फ PYQs देख लो। आप सारा टॉपिक मत करो, बट PYQs आपको सॉल्व हो जाने चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑलराइट, कमिंग टू दी थ्योरी। अगेन एज आई सेड, अपना पेन एंड पेपर प्लीज़ लेके बैठना। थोड़ा सा जब देख ही रहे हो तो थोड़ा एक्टिवली देख लो इसको। ओके, तो वॉन थुनन का जो थ्योरी है, इसको मैं VT लिख रही हूँ, आई जस्ट मेंशन इट। वॉन थुनन का थ्योरी, वॉन थुनन का एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, ठीक है, VTLT। तो इसको हम पहले जो इन्होंने थ्योरी दिया था वो आइसोलेटेड स्टेट के अंदर दिया था। आइसोलेटेड क्या होता है? एकदम अलग थलग जगह जो बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो वॉन थ्यूनन खुद एक बहुत बड़े सक्सेसफुल ओनर एंड मैनेजर थे लार्ज स्टेट के, इनका बहुत बड़ा ज़मीन जायदाद था। तो उसी बड़े ज़मीन जायदाद की इन्होंने खुद ने स्टडी करी कि मेरा किस तरीके से चलता है, कि मेरा घर कहाँ है, उसके आसपास मतलब किस तरह की मेरी एग्रीकल्चर खेती होती है, कितना इसके अंदर डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ने देखी थी। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने 1826 के अंदर एक पेपर लिखा था जिसका नाम था द आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है, पब्लिश हुआ था ये पेपर। और इनका ये जो थ्योरी है, ये अगर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको लेके आना है, देन यू प्लीज़ राइट इट, मेंशन इट समवेयर कि ये नॉर्मेटिव मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। नॉर्मेटिव मॉडल मतलब इंपेरिकल एविडेंस के आसपास आता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस में इंपेरिकल एविडेंस क्या मिले, इसके बेसिस पे एक थ्योरी बिल्ड करा गया था इन्होंने। तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया था इस पूरी थ्योरी के अंदर, जिस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है इकोनॉमिक रेंट का। इस इकोनॉमिक रेंट के कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे तो आपको ये मॉडल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। ओके, अज्यूम करो कि आप एक किसान हो यहाँ पे अभी, और आप यहाँ पे खेती करते हो, लेट्स से कि आप खेती करते हो सनफ्लावर की, ठीक है, सूरजमुखी की आप खेती करते हो, और ये सिटी है, दिस इज़ सिटी। अब आपको क्या है कि आपकी जितनी भी डिमांड है सनफ्लावर की, वो सारी इसी सिटी के अंदर है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो होता है मार्केट प्राइस कि आपको उसका कितना पैसा मिल रहा है, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्राइस कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का कितना मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कितनी देनी पड़ रही है। बाकी कुछ चीज़ें भी होती है, जैसे कि हम क्रॉप यील्ड के बारे में बात करेंगे, हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, हम मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करेंगे। बट फॉर नाउ वी आर सेइंग कि दो चीज़ें हैं, एक तो मार्केट प्राइस और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब सनफ्लावर एक ऐसी चीज़ है जिसके आपको बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलते नहीं हैं। मान लो कि आपको 1000 रुपये पर टन के मिलते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ये पेरिशेबल थिंग है। तो आप जितना इसको सिटी के आसपास में लगाओगे उतना ही आप जल्दी मार्केट में बेच पाओगे और उतना ही जल्दी आप पैसे ले पाओगे, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अब मान लो सिटी बड़ी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे एक और किसान था, उसने सोचा, थोड़ा सा दूर था वो सिटी से, उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं ट्राई करता हूँ सनफ्लावर का खेती। तो उसने सनफ्लावर का खेती स्टार्ट करा। यहाँ पे लेट्स से कि आपको 1000 का हो रहा है। तो जब इसने करा तो इसने देखा कि इसको दो चीज़ें हैं, एक तो ये सिटी से दूर है और दूसरा इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो इसका जो इकोनॉमिक रेंट था वो, अभी इकोनॉमिक रेंट की बात नहीं करते, अभी ये बात करते कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, लेट्स से तो यहाँ पे जो ए पे या सिटी के आसपास में जो किसान सनफ्लावर की खेती कर रहा है, लेट्स से कि उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा बी पे, लेट्स से कि दिस इज़ बी प्लेस या ए प्लेस, इस ए प्लेस पे जो किसान सनफ्लावर की खेती कर रहा है उसको पैसा ट्रांसपोर्टेशन में देना पड़ रहा है। कुछ हो सकता है कि उसका सनफ्लावर ख़राब भी हो रहा है, तो इसको लेट्स से कि इसको भाई उतने ही जगह में खेती करने में, उतने ही जगह में सनफ्लावर की खेती करने के बावजूद भी इसको सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। इसको 1.5 का इसको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब फिर से जगह की डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे एक और किसान आया बी जगह पे, उसने बोला कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ खेती।
तो उसने बी ने क्या स्टार्ट करा, बट उसने क्या देखा कि अब इसकी देखो डिस्टेंस सिटी से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। तो बी भी उतने ही जगह पे कर रहा है, लेकिन इसने क्या देखा कि इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,00,000 रुपये ही हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप सिटी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक रेंट कम होता जाएगा। अब इकोनॉमिक रेंट क्या है? इकोनॉमिक रेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक रेंट किसी भी एरिया में वो रिटर्न होता है जो आपको ज़मीन में लगाने के बाद मिला है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है। दिस इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ हैपनिंग। सिंपल भाषा में बोले तो ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है। आई एम सॉरी फॉर द पेन बट माई दिस थिंग इज मिसबिहेविंग अ लॉट। ओके, आई विल वर्क ऑन इट लेटर ऑन, बट अभी चलाते हैं इसे काम। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, अब इसने इतने बराबर एरिया में लगाया बट प्रॉफिट हुआ 2 लाख, इसने इतने एरिया में लगाया प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख, इसने इतने एरिया में लगाया प्रॉफिट हुआ इसको 1 लाख का। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप सिटी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक रेंट जो है वो कम होता जाएगा। मैक्सिमम इकोनॉमिक रेंट, मैक्सिमम जो नेट इनकम किसी भी एरिया से आपको आ रही है, जो लोकेशनल रेंट इन्होंने बोला था, वो आपको सिटी के पास में से आएगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितना आप दूर जाते जाओगे वैसे ही एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और इकोनॉमिक रेंट कम होता जाएगा। और जितना ही आप सिटी के पास रहोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी और आपका इकोनॉमिक रेंट किसी भी क्रॉप का इंक्रीज होता जाएगा। समझ आया इकोनॉमिक रेंट क्या है? सिंपल भाषा में लोकेशनल रेंट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको वहाँ पे उस जगह पे, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक रेंट की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने यहाँ पे ये देखो डायग्राम भी रखा है। सो इससे पहले, हाँ, वॉन थुनन से पहले ना रिकार्डो आया था, तो रिकार्डो ने भी कुछ इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो रिकार्डो ने ये बोला था कि ये जो इकोनॉमिक रेंट कम हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है कि ये सिटी पे ए किसान है, बी है, सी है। अब ए को पूरा जो है प्रॉफिट वो 2 लाख रुपए का हो रहा है, बी को जो पूरा प्रॉफिट है वो 1.5 का हो रहा है, सी को 1 का हो रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, 1.5 एंड 1। तो रिकार्डो ने बोला था कि ये जो डिक्लाइन है इकोनॉमिक रेंट के अंदर, ये हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप सिटी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे फर्टिलिटी, किसकी, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी की वजह से इकोनॉमिक रेंट सिटी से दूर जाने पे कम हो रहा है। बट उसके बाद ये बात तो लॉजिकल नहीं है। आप ये कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ज़मीन फर्टाइल नहीं है? हो सकता है कि ये फ्लड प्लेन की ज़मीन हो, दिस माइट बी फर्टाइल। सो दिस वॉज नॉट अ लॉजिकल लॉजिक। उसके बाद में जब वॉन थुनन अपना लॉजिक लेके आए थे तो ही सेड कि दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे जैसे सिटी से दूर जाते जाओगे आपको सामान लाने में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक रेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉन थुनन का थ्योरी था। तो उसके बाद में एक और चीज़ वॉन थुनन ने बोली थी इकोनॉमिक रेंट में, इन्होंने व्हीट एंड पोटैटो का एक एग्जांपल लिया था। तो इन्होंने व्हीट एंड पोटैटो में क्या बोला कि अब बात आती है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट की। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सनफ्लावर का। सनफ्लावर क्या एक पेरिशेबल चीज़ है, आप फ्लावर को जल्दी से मार्केट में नहीं बेचोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बाजरा, या फिर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीट या राइस। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप 6 महीने बाद भी बेचोगे या 1 महीने बाद भी बेचोगे तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू इंस्टेंटली गो टू द मार्केट, करेक्ट। तो अब इन दोनों चीज़ों में जो इकोनॉमिक रेंट है, या फिर लेट्स से कि हाँ, इकोनॉमिक जो रेंट है वो आपको सिटी से दूर जाने में डिफरेंट चेंजेस दिखाई देगा। फॉर एवरी क्रॉप इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम लाइन नहीं ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट फॉर पोटैटोज और एनी पेरिशेबल मार्केट। अब पोटैटो या कोई भी पेरिशेबल चीज़ ऐसी है जो सिटी के पास में जब इसको प्रोड्यूस करा जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू इंस्टेंटली उसको मिल जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। प्लस यहाँ पे वॉन थुनन ने जब पोटैटो का एग्जाम्पल लिया था तो इन्होंने बोला कि पोटैटो जो है ये हेवी है और इसकी जो पर हेक्टर यील्ड है वो भी व्हीट से ज़्यादा है। ठीक है, हेवी है पर हेक्टर यील्ड इसकी व्हीट से ज़्यादा है, विच मीन्स कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्रॉफिट होगा ना वो सिटी के पास में ही होगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ए तक चले जाओ। अगर आप ए से ज़्यादा जाओगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको फिर
वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इकोनॉमिक रेंट आपका नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो पोटैटो के लिए जो मोस्ट प्रॉफिटेबल जगह अगर कहीं पे कल्टीवेट करने की है वो तो ए प्लेस तक होगी, ठीक है। फिर इन्होंने बात करी वीट की, कि वीट इज़ समथिंग जो जिसका पर हेक्टर यील्ड इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा हेवी नहीं है, एंड इट इज़ नॉट दैट पेरिशेबल। तो आप सिटी से दूर भी अगर जाओगे तो आपको इसका इकोनॉमिक रेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, बस इतना सा डिफरेंस दिख रहा है, बट पोटैटो में देखो आप इतना डिफरेंस दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू से, कि ऑल्सो टेक इन अकाउंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, हेवी नॉन हेवी, कितनी क्रॉप यील्ड है, कितनी क्रॉप यील्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बात करी थी। तो आई होप ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं इकोनॉमिक रेंट के, कि सिटी से दूर जाने पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एंड प्लस इंक्लूडिंग अदर थिंग्स ऑल्सो हाउ इट इज़ वेरिंग, राइट, ओके। अब लाइक वेबर और लाइक एवरी अदर जियोग्राफर, वॉन थुनन ऑल्सो हैड सम असम्पशंस बड़े सिंपल थे इनके। पहला असम्पशन इन्होंने बोला कि एक ही मार्केट है, ओनली वन मार्केट एरिया। इन्होंने बोला एक ही सिटी है, देयर इज़ ओनली वन सिटी, कोई आसपास सिटी नहीं है, उस सिटी का किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। नाम में ही आइसोलेटेड है ना इसके, तो कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिटी है, मार्केट एरिया है ये, ठीक है। और एग्रीकल्चर हिंटरलैंड है, इसके आसपास में पूरा जंगल है और यहाँ पे बीच में सिटी है और यहाँ पे खेती होती है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो मैन है वो इकोनॉमिक रैशनल क्रिएचर है। अब इकोनॉमिक रैशनल क्रिएचर होने का मतलब है कि ये ऐसा इंसान है, जो इंसान है इसको सब पता है, इसको पता है कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी क्रॉप की कितनी यील्ड होगी, कौन सी क्रॉप का कितना प्रोडक्शन होगा। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, इवन ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब ये थोड़ा फनी टाइम में बोल रही हूँ, बट द पॉइंट ऑफ हिम सेइंग वाज कि ही हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्लस ही टेक्स अ रेशनल डिसीजन, प्लस ही टेक्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। तो यहीं पे थोड़ा सा गच्चा खा गए थे वॉन थुनन। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो सिटी में जाके बिकता है। सिटी मतलब जो हम ओ पॉइंट देख रहे थे, ए पॉइंट देख रहे थे यहाँ पे, है ना, वहाँ सिटी में जाके बिकता है। फिर उन्होंने बोला था कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी सिर्फ हॉर्स कार्ट है, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स वैगन या हॉर्स कार्ट है। अगेन प्लीज़ थिंक कि ये 1826 की बात कर रहे हैं। 1826 में रेल, एयरपोर्ट, बसेस, ट्रक्स ये सब उस वक्त में इतनी नहीं थी। 1826 में हॉर्स कार्ट, लाइक ऑक्स कार्ट, ये सब चीज़ें ही पॉपुलर थी। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने सिर्फ एक ही दिया कि एक ही है और वो हॉर्स वैगन है, और यहीं पे इनका क्रिटिसिज्म भी निकल के आता है। और तीसरी इन्होंने बात बोली थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ दिस इज़ वेरी ट्रू, ये हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन में भी पढ़ेंगे कि जितना आप दूर से सामान लाओगे उतना ही आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए आप ये चीज़ भी हमेशा रियलाइज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में भी कि अगर आप जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ से अगर आप सामान लेके आते हो तो आपको वो चीप पड़ता है ना। जैसे अगर जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कपड़े लेने के लिए सूरत जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहीं पे वो डायरेक्ट माल आ रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी है अलग से कहीं पे भी, ठीक है। तो ये इनके कुछ अजम्पशंस थे। अब अजम्पशंस के बाद में इन्होंने 2 बेसिक पोस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने 2 चीज़ें बोली थी कि एक तो जो प्रोडक्शन है, एक तो जो प्रोडक्शन ऑफ किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप है वो डिक्लाइन करेगा अगर आपकी डिस्टेंस मार्केट से इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात? प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगा क्योंकि उसका इकोनॉमिक रेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और दूसरा है कि जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो टाइप ऑफ क्रॉप है या जो टाइप ऑफ लैंड यूज़, आई वुड से टाइप ऑफ लैंड यूज़ है, वो पैटर्न वेरी करता जाएगा। मतलब सिटी के पास में जो चीज़ें उग रही है, जो टाइप लैंड पैटर्न है, वो आपको सिटी से दूर नहीं मिलेगा, मार्केट से दूर नहीं मिलेगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इज़ दिस ओके? ऑलराइट। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था वो फिर इन्होंने कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाई। इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा फिर से अगेन इट वाज अ फॉल्ट बट ही मॉडिफाइड इट ऑल्सो। इन्होंने बहुत इस तरीके से स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाई थी कि इसी तरीके से आपको लैंड यूज़ पैटर्न सिटी के आसपास में दिखाई देगा। और इन्होंने ज़्यादा फोकस करा था कि पेरिशेबल है या नहीं है, मतलब जो जितना पेरिशेबल होगा वो उतना ज़्यादा सिटी के पास में होगा, जितना हेवी होगा उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसके
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी और वेट कितना होगा, ठीक है। तो ये मॉडल इन्होंने दिया था। अब इन्होंने वॉन थ्यूनन ने जो एग्रीकल्चर लोकेशन का मॉडल दिया था, लेट मी शो यू, दिस इज इट, दिस इज लाइक द कंप्लीट पिक्चर ए एंड बी। फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ए। बी उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था बाद में कि चलो अगर रिवर भी निकल रही है तो कैसा होगा। ए के अंदर इन्होंने कंप्लीटली आइसोलेटेड स्टेट बताया है और पूरी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बताई है। बट इसके अंदर दो थ्योरीज आती है वॉन थ्यूनन के एग्रीकल्चर लोकेशन में। एक आती है इंटेंसिटी थ्योरी और एक आती है हमारी क्रॉप थ्योरी। तो फर्स्ट लेट्स की इंटेंसिटी थ्योरी क्या है। ये बहुत सिंपल है, लिख लो प्लीज इसको। वॉन थ्यूनन की थ्योरी के दो थ्योरीज हैं, क्रॉप थ्योरी एंड इंटेंसिटी थ्योरी। क्रॉप थ्योरी में वॉन थ्यूनन ने क्या बोला कि भाई जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाते जाओगे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब है आप जितना सिटी के पास में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस या इंटेंसिव कल्टीवेशन होता जाएगा। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि एक साल में 2 फसल उग रही है, 3 फसल उग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे आप सिटी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो प्रोडक्शन की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि फिर उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिर इन्होंने 3 फील्ड सिस्टम भी दे दिया था कि 1/3 फैलो है, 1/3 पास्चर है और 1/3 में ही वो किसान उगा रहा है। लेकिन सिटी के जितना पास में रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंस प्रोडक्शन होता जाएगा। तो इन्होंने मतलब हम इनकी बात को एक ग्राफ में भी रख सकते हैं। तो जो लोकेशन ऑफ इंटेंशनल कल्टीवेशन है वो जैसे ही आप सिटी से दूर जाते जाओगे बहुत शार्पली डिक्लाइन होगी, ये इंटेंस कल्टीवेशन है। बट बाकी जो लोकेशन ऑफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है, जैसे कि मान लो कमर्शियल हो रहा है या फिर बहुत बड़े लार्ज एरिया पे बहुत बड़ा बड़ा खेत है, मैकेनाइज्ड है, वो हो रहा है, वो सिटी से दूर जाने पे, इतना ज़्यादा दूर जाने पे इतना फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा। आई होप ये बात समझ आई हो। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। वॉन थ्यूनन के एग्रीकल्चर मॉडल में इन्होंने 2 थ्योरी दिया था, इंटेंसिटी थ्योरी एंड क्रॉप थ्योरी। इंटेंसिटी थ्योरी में इन्होंने बोला कि सिटी से आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाती है। इसकी वजह से जितना भी इंटेंसिव कल्टीवेशन है, मतलब कि हेवी कल्टीवेशन, कंटिन्यूस कल्टीवेशन, छोटे एरिया में ज़्यादा उगाने की कोशिश करने वाला जो कल्टीवेशन है वो आपको मार्केट के पास मिलेगा। मार्केट से आप जितना दूर जाओगे कल्टीवेशन की इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया है कि जितना आप ये मार्केट, ये सिटी एरिया है, इस मार्केट से आप जितना पास में रहो, इंटेंसिटी कल्टीवेशन इंटेंसिव कल्टीवेशन आपको सिटी के पास में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, सिटी के दूर नहीं दिखाई देगा। बट एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यू कैन सी इट टिल दी फार साइड ऑफ द सिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड थ्योरी इन्होंने दिया था क्रॉप थ्योरी। क्रॉप थ्योरी में इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाते जाओगे आपका जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा। अब अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट के पास में आपको क्या है, जो फटाफट से प्रोडक्ट चाहिए, या आपको डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, फ्लावर चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ये पेरिशेबल मार्केट चाहिए। तो यहाँ पे जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो जनरली मार्केटिंग एंड गार्डनिंग का रहेगा, जिनकी इंस्टेंटली ज़रूरत है। बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी मान लो लेट्स से कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेसिस पे, पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो थ्योरीज इन्होंने दिया था। कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने पुट करे थे बट अपना इतना सफिशिएंट है टू राइट इट। अब बात करते हैं कि इन्होंने फाइनली क्या मॉडल दिया था। तो ये वॉन थ्यूनन ने मॉडल दिया था। तो जनरली जो भी हमने लास्ट वाला पिक्चर देखा ना, उसको इस तरीके से हाफ में कट कर दिया था, बट इस तरीके का पूरा कॉन्सेंट्रिक मॉडल इन्होंने दिया। तो देखो ये जो इन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोनेशन दिया था, इसमें एक एक चीज़ करके देखते कि क्या क्या दिया था। सबसे पहले एज यू कैन सी, अच्छा इस पे फोकस करना, फॉर नाउ फोकस ऑन दिस कॉन्सेंट्रिक जोन विदाउट द रिवर, नॉट ऑन दिस। सो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो ब्लैक डॉट है दिस इज द सिटी सेंटर, ओके। अब ये जो वाइट पैच दिखाई दे रहा है आपको, ये जोन 1 है। जोन 1 है हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, सिटी के बिल्कुल पास में है। क्यों है? क्योंकि दिस इज डेडिकेट, ये कैश क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं हम, फ्रूट, वेजिटेबल, पेरिशेबल थिंग्स की। तो यहाँ पे सिंस ये बात कर रहे हैं हम 1826 की, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, और ये हाईली पेरिशेबल चीज़ें हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की हैं और आपको इंस्टेंटली मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी नियर टू दी मार्केट, ठीक है। सो दिस इज जोन 1 विच इज़ द मार्केट गार्डनिंग इन द
प्रोडक्ट जोन। सेकेंड इज द फायरवुड एंड लुम्बरिंग प्रोडक्शन, ये वाला ग्रीन वाला। अब आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि अब फायरवुड एंड लुम्बरिंग प्रोडक्शन का जोन सिटी के पास ही रखने की क्या ज़रूरत है, बट ज़रूरत है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द 1826। सो दिस वाज दैट टाइम कि फ्यूल जो है वो वुड से ही होता था वहाँ पे, तो प्रिमिटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और जो ये हमारा वुड है, लकड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बल्कि होती थी, तो आप उसको जितना दूर से लेके आओगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था, और इतना लकड़ी का पैसा मिलता नहीं था तब, और वो बहुत ही बेसिक था कि सबको आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती थी। तो इसलिए उसको सिटी के पास में डाला गया था कि सिटी के पास में जितना प्रोडक्शन होगा लकड़ी का वो सिटी में कम डिस्टेंस पे जाके बेच दिया जाएगा। सो दैट इज़ द जोन 2 विच द फायरवुड एंड द लुम्बरिंग प्रोडक्शन। इसमें बहुत अंतर आएगा जब रिवर को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। जोन 3 है हमारा ग्रेन क्रॉप विद नो फेलोलैंड, विच इज़ व्हाट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंटेंसिटी के बारे में बताया था ना, इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो सिटी के पास में आपको जो जोन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंटेंसिव कल्टीवेशन का, ठीक है। नो फेलोलैंड, कोई ज़मीन खाली नहीं छोड़ी जा रही है यहाँ पे, सारी ज़मीन पे इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम जब जोन 4 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी 14% तक की फेलोलैंड मिलेगी। अब ये 14% तक का कॉन्सेप्ट वॉन थुनन अपनी खुद की कैलकुलेशन से पहुँचे थे, उतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जोन 4 हमारा आता है ग्रेन क्रॉप विथ 14% ऑफ द फेलोलैंड। तो यहाँ पे जनरली 7 ईयर्स क्रॉप रोटेशन में डाला, मतलब दिस इज़ व्हाट द वॉन थुनन्स थ्योरी कि वो 7 साल का क्रॉप रोटेशन होता था जिसके अंदर वो बार्ले, ओट्स, वीट ये सब चीज़ें डालते थे और 1 साल फेलोलैंड रखते थे, ठीक है। देन कम्स आवर दी जोन नंबर 6 विच इज़ द 3 फील्ड सिस्टम। ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ये 3 फील्ड सिस्टम है, काफ़ी छोटा बेल्ट है इसका। 3 फील्ड सिस्टम में क्या होता था, इन्होंने इसको पूरे फील्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ था। 1/3 पार्ट फेलो रहेगा, 1/3 पार्ट में पास्चर लैंड रहेगा, और 1/3 पार्ट में कल्टीवेशन होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी, तो इसीलिए इसको 3 फील्ड सिस्टम बोला जाता है। 1/3 फॉर क्रॉप फील्ड, 1/3 फॉर पास्चर एंड 1/3 फॉर दी फेलोलैंड। फेलोलैंड का मतलब ये ज़मीन खाली छोड़ती है, वहाँ पे अभी आपका कल्टीवेशन हो नहीं रहा है। और बाद में जो जोन 6 आपको दिखाई दिया है ये है लाइव स्टॉक का, ग्रेजिंग का फील्ड है। इसको पूरी तरीके से, इसमें ये ग्रेजिंग फील्ड है, यहाँ पे लाइव स्टॉक का को रखते थे, बट लाइव स्टॉक पे यहाँ पे पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि चीज़ बन गया है, बटर बन गया है, ये सब चीज़ें बनती थी विच आर नॉट हाईली पेरिशेबल। आप इसको 2 दिन बाद भी मार्केट में ले जाके बेच सकते हो, और ये हल्की होती है इतना, इसलिए इनका कॉस्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन रेशियो होता है, ट्रांसपोर्टेशन रेशियो नहीं सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो वॉन थुनन ने पहला मॉडल दिया था। अब उसके बाद में वॉन थुनन को भी ये रियलाइज़ हुआ कि दिस सिटी कैन नॉट बी कम्प्लीटली आइसोलेटेड, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर वहाँ पे रिवर है तो उसके पॉसिबिलिटी को पूरा निगलेक्ट कर दें। तो ऐसे में उन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया, मॉडिफाइड मॉडल दिया, नॉट दूसरा मॉडल दिया, मॉडिफाइड मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने एक रिवर स्ट्रीम को यहाँ पे दिखाया। अब रिवर स्ट्रीम जैसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, ये जो लैंड यूज़ पैटर्न है ये रिवर के साथ साथ में एक्सटेंडेड हो गया। यू कैन सी कि पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ये जो पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में था, नाउ दिस हैज़ बिकम एलोंगिनेटेड, थोड़ा सा लंबा रिवर के साथ साथ में आगे चला गया है। बट इसमें भी आपको कहाँ कहाँ पे ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देंगे क्योंकि सिटी यहीं पे ही है। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट की डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, थोड़ा सा अंतर आया। एंड द वन थिंग विच वॉज इन्वेंटेड हियर इज़ द नेविगेबल रूट थ्रू द रिवर चैनल्स, विच मीन्स कि अब आप वुड प्रोडक्शन को जोन 3 को देखो बहुत दूर तक जा रहा है। ये ग्रीन वाला वुड प्रोडक्शन ग्रीन को देखो बहुत दूर तक जा रहा है, क्योंकि अब वुड आप यहाँ पे कहीं से भी लैंड यूज पैटर्न में वुड प्रोडक्शन करके इसको रिवर, नेविगेबल रिवर के थ्रू सिटी तक बहुत इजीली पहुँचा सकते हो। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। सेम गोज फॉर द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑल्सो। इंटेंसिव कल्टीवेशन भी रिवर के साथ साथ में काफ़ी दूर तक आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया था। तो बाकी के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो भी आगे इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो ये जो मॉडिफाइड वर्जन दिया इन्होंने, इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, एक तो इन्होंने नेविगेबल रिवर का इंट्रोडक्शन करा, दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो प्रोडक्शन जोन्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक ना होके एलोंगिनेटेड हो जाएंगे, एलोंगिनेटेड प्रोडक्शन जोन्स डाल दिए। तीसरा इन्होंने बोला कि जो जोन 2 है विच इज़ माई वुड प्रोडक्शन वाला, वो एक नैरो बैंड में जाएगा, बट जोन 3 जो है वो काफ़ी
आगे एक्सटेंडेड हो जाएगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन वाला, ठीक है। बाकी इन्होंने दिया कि अच्छा इसके साथ में कुछ न्यूमरस स्मॉल टाउन्स भी, आपको यहाँ पे एक नया एडिशन दिखेगा विच इज़ ए स्मॉल टाउन। तो इन्होंने बोला कि इतना आइसोलेटेड भी नहीं हो सकता है, छोटे छोटे स्मॉल मार्केट, स्मॉल टाउन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, और इंटरमिक्सिंग ऑफ प्रोडक्शन जोन भी थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पूरा चेंज कर दिया था। सिटी सेम रही, हॉर्टिकल्चर एंड डेयरिंग में थोड़ा सा अंतर आया, फॉरेस्ट्री में काफ़ी अंतर आया, क्रॉप रोटेशन वाला फेलो ये जो था इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये पूरा रिवर के अलोंग होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वॉन थुनन्स थ्योरी। ओके, तो ये मैंने डायग्राम दिए हैं, दिस आई विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ये दिस इज़ सफिशेंट टू डू, इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे दिए हैं, इनमें से जो आपको ईजिएस्ट लगे यू कैन कीप दैट। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल एनालिसिस, कि अब वॉन थुनन का थ्योरी का कितना क्रिटिकल एनालिसिस एप्लीकेशन क्या बेस्ड है। सबसे पहले तो देखो, थ्योरी दी गई थी अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर, तो उस वक्त की सिचुएशंस के हिसाब से, उस वक्त की जो लिमिटेड स्टडी थी उसके हिसाब से ये थ्योरी काफ़ी एप्लीकेबल थी। उसके बाद में काफ़ी जियोग्राफर्स आए जिन्होंने इस थ्योरी को कुछ सपोर्ट करा, कुछ इसको कम्प्लीटली डाइसेक्ट करा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो वॉन थुनन ने खुद ही ओवर द टाइम रियलाइज़ करके उसको मॉडिफाई कर दिया, और कुछ पॉइंट ऐसे थे जो वॉन थुनन ने खुद ओवर द टाइम रियलाइज़ करके उसको मॉडिफाई कर दिया था। जैसे कि एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो अपडेट हो रहा था, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर नया आ रहा था, जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस थे, सबको तो नहीं कर पाए थे, बट जितना वॉन थुनन कर पाए थे उनको कर दिए थे। तो अगर मेन पॉइंट अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा कि इन्होंने आइसोलेटेड स्टेट की बात करी है, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो आइसोलेटेड स्टेट। पूरा जो मतलब, और आइसोलेटेड स्टेट के साथ में इन्होंने आइसोट्रॉपिक कंडीशन की भी बात करी थी। आइसोट्रॉपिक कंडीशन की बात है, आइसोट्रॉपिक क्लाइमेट या कंडीशन की बात है कि पूरा जो ये एरिया इन्होंने बताया है, इसमें सेम सॉइल, सेम क्लाइमेट, सेम प्रेसिपिटेशन, सेम टेम्परेचर, सेम ड्रेनेज, सेम प्लेन एरिया है, कोई माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, नथिंग इट वॉज टोल्ड। आइसोट्रॉपिक सर्फेस बताया था इन्होंने, आइसोलेटेड स्टेट बताया था, तो दैट वाज अ रॉन्ग अजम्पशन। सेकेंड, इन्होंने बताया था कि ये जो मेन को इकोनॉमिक एंड रेशनल क्रिएचर बताया है, कि एक तो इकोनॉमिक एंड रेशनल क्रिएचर है, प्लस ही हैज़ ऑल द नॉलेज कि कितना लेबर लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ऑल दिस थिंग्स इन रियलिटी डज नॉट हैपन। ऑल द फार्मर्स डज नॉट नो कि उनका कितना प्रॉफिट होना है। अगर ये सब चीज़ें उनको पता है कि कौन सी क्रॉप रोटेशन में लगानी है, कौन सी क्रॉप कब लगानी है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन मुझे लगाना चाहिए, तो फिर तो किसान सबसे रिच होते, अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले नहीं होते। सो दिस इज़ अगेन अ रॉन्ग अजम्पशन बैठा उन पे। बाकी था कि जो इन्होंने सारे फार्मिंग टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं करे थे, इन्होंने सिर्फ इंटेंसिव कल्टीवेशन डिफाइन करा था, लाइफ स्टॉक, मार्केट गार्डनिंग एंड वुड प्रोडक्शन करा था। बाकी जितने भी डिफरेंट तरह के फार्मिंग स्टाइल्स थे वो इन्होंने यहाँ पे नहीं डाले थे। और तीसरा, इन्होंने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया था वो हॉर्स दिया था, और उसके बाद में रिवर पे आ गए थे। बट नाउ अगर हम टुडेज एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी हमारे पास डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं। देन ही ऑल्सो देन ऑल्सो द पेरिशेबल मार्केट, इनके हिसाब से जो मार्केट गार्डन है इट हैज़ टू बी वेरी नियर टू द सिटी, बट टुडे वी हैव द कोल्ड स्टोरेज, वी हैव द फास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि पेरिशेबल मार्केट सिटी के पास में ही रहे। पेरिशेबल मार्केट हमारे पास यूरोप से आती है चीज़ें, हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आती हैं, यूएसए से आती हैं, जापान से आती हैं, बट दे ऑल आर इनटू द फ्रेश ऑल्सो, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड हो गया है। ठीक है, सो इस तरीके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं एंड कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो अब एक बार एक काम करते हैं, फिर से क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ एज यूजुअल वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आप इसे कैसे फ्रेम करोगे, एंड देन इन द टेलीग्राम आई विल फॉरवर्ड दी हैंड रिटन आंसर सो यू कैन सी। बट बिफोर यू सी माई हैंड रिटन आंसर्स यू हैव टू इंश्योर दैट यू राइट इट योर सेल्फ। अभी समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस, डिस्कस वॉन थुनियंस मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज एंड एग्जामिन इफ द मॉडल इज एप्लीकेबल टू इंडिया। आपको पता है 1826 में दिया था, नॉर्मेटिव मॉडल है, इंटेंसिव थ्योरी, इंटेंसिटी थ्योरी, क्रॉप थ्योरी की बात करी थी, इकोनॉमिक रेंट की बात करी थी, कॉन्सेंट्रिक जोन्स दिए थे, उसके बाद में यहाँ पे रिवर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आप अब थ्योरी बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। एप्लीकेशन इन इंडिया की बात करनी है। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वॉन थुनियन का थ्योरी इज़ वन ऑफ द थ्योरी जो उन्होंने, देखो वॉन थुनियन ने खुद ही बोला था कि यार मेरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला थ्योरी नहीं है, आई ऑल्सो नो, बट आप इसे जैसे लोकल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे इसका एप्लीकेशन हो सकता है।
तो इन्होंने भी ये बोला था कि मतलब इट डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न, इट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सराउंडिंग विलेज एंड सिटी, इसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत हमें मिलता है और मिलता भी है। अगर आप अभी भी देखोगे, जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, जब हमने अर्बनाइजेशन टॉपिक में पढ़ा था, देन वी सॉ कि मेनी जिसको देखो इफ़ यू रिमेंबर, एक ट्रक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपने इसमें भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के अंदर भी। जनरली जो पेरिशेबल चीज़ों के मार्केट्स होते हैं ना, वो सिटी के पास में होते हैं, ताकि किसान को भी रहता है कि इतना पैसा मैं कोल्ड स्टोरेज में दूँ या इतना पैसा मैं ट्रांसपोर्टेशन में दूँ, इससे अच्छा है मैं सिटी के पास ही में प्रोड्यूस करूँ ताकि मैं हर दिन बेच सकूँ। जैसे अगर आपके घर में भी कोई दूध वाला आता है या फूल वाला आता है, सब्जी वाला आता है, आप उनसे कभी बात करोगे, यू विल रियलाइज़ कि दे लिव इन द नियर बाई विसिनिटी ओनली। बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आते हैं वो, क्योंकि डेली, ये तो डेली का सामान है। तो अभी भी कहीं ना कहीं द रिलेटिविटी ऑफ द वॉन थ्योरम्स थ्योरी यू सी इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। आप देखोगे कि सिटी के पास में, जैसे अगर आप दिल्ली से या आप जिस भी शहर में रहते हो उसके आसपास आप देखोगे कि आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन दिखाई देगा। वाई डू यू सी इट? बिकॉज अगेन सिटी के पास जैसे जैसे सिटी एक्सपेंड हो रही है, इकोनॉमिक रेंट लैंड का भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोग जितनी भी ज़मीन है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उसमें घर बना लिया, या ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो देयर इज़ एप्लीकेबिलिटी बट देयर इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑल्सो, राइट? Okay, write a note on the relevance of the von Thunen's agriculture location theory in the present context। अभी जो ये हमने बात करी है कि कितना रेलेवेंस है इसका, दोनों चीज़ें बात करनी है आपको कि किस चीज़ का रेलेवेंस नहीं है और किस चीज़ का रेलेवेंस है। ना रेलेवेंस होने में हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आइसोट्रॉपिक सरफेस का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सही नहीं है, मैन इकोनॉमिक क्रिएचर नहीं है, डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स इंक्लूड नहीं करी गई है। बट इसके अलावा ये वाली चीज़ें हैं जो आज भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वॉन थ्यूनेन की थ्योरी को रेलेवेंट बनाती है। आर वी क्लियर विद दैट? बाकी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आंसर, देखो ऐसे कभी भी ज्योग्राफी के अंदर ना मॉडल आंसर्स नहीं होते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमेशा दिस मोर लाइक आई कैन गिव यू अ सैम्पल आंसर, आप देख के उसमें अपने पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, ओके। एंड बाकी आप एक बार मेरा जो टेलीग्राम चैनल है विच इज़ ओनली आई एस ज्योग्राफी, ओनली आई एस का ऑफिशियल चैनल है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, यहाँ पे आई विल अपलोड द आंसर्स, प्लीज़ सी द आंसर्स, बट बिफोर दैट प्लीज़ राइट दोज आंसर्स। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पे आंसर लिखें जो लेक्चर को थोड़ा इंक्रीज़ कर देगा, तो वी कैन स्टार्ट राइटिंग इट हियर ऑल्सो, कि हम एक आंसर को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप इट ऑन दी onlyisgeography@gmail.com, या फिर मेरे इंस्टा पे little_simple_बुद्धा पे भी आप भेज सकते हो। एंड कोर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज विद दी अनदर क्लास। बाय बाय, जय हिंद।